नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। संतोष जीएस क्लासेस की टीम की ओर से एक टेस्ट सीरीज जीएस की लॉन्च की गई है। इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप संपूर्ण जीएस अध्ययन जीएस के पाठ्यक्रम का एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं और जो आगामी जो परीक्षाएं हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट है, यूपीएसआई है, जूनियर एडेड वैकेंसी है और अब आज जो आरओ इलाहाबाद का जो आरओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है वह परीक्षा है और यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसके बाद जो है अभी यूपीपीएससी आरओ दिसंबर में होनी है। उन सभी के लिए जीएस एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, तो उसी को दृष्टि में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। हम लोग देखते हैं तो आपको इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से एक बार हर जो है चैप्टर का क्विक रिवीजन हो जाएगा, हर एक टॉपिक को आप देख सकेंगे। और यह जो टेस्ट सीरीज़ है यह भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 50% सिलेबस को कवर कर देगी और अगला जो पार्ट आएगा वो 50% सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पूरा जो 100% का भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है उसके सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक बार जो है क्विक रिवीजन करा दिया जाएगा इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। और इस टेस्ट सीरीज़ में जो भी प्रश्न रखे गए हैं प्रत्येक टॉपिक से लिया गया है उन प्रश्नों को, और वह प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं कि जिनकी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो अब टाइम को ज़ाया ना करते हुए अपनी टेस्ट सीरीज़ पे चलते हैं। अब उसको देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बताना है। भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग लेना चार्टर एक्ट 1833 बिल्कुल सही। जो भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग लेना चार्टर एक्ट का 1833 सही है, लेकिन इसमें असत्य बताना है। चाय और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, ये 1813 में हुआ, यह गलत कथन है। क्या है ये? गलत है, क्योंकि जो चाय और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार जो छोड़कर और सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त कर दिए गए थे। देखिए इससे मतलब क्या, देखिए जो ब्रिटेन में और भी कंपनियां थी भारत में व्यापार करना चाहती थी, 1813 के जो चार्टर एक्ट से क्या हुआ, उनको छूट दे दी कि भारत में वह भी कंपनी व्यापार कर सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ही केवल व्यापारिक एकाधिकार नहीं है, मतलब व्यापार करने का मोनोपोली नहीं है अकेले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन फिर भी दो चीज़ों को छोड़ के, एक चाय को और एक चीन के साथ व्यापार को, ईस्ट इंडिया कंपनियों को अभी भी केवल उन पर व्यापार करने का अधिकार दिया गया, ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। वही 1833 जब आता है, 1833 का चार्टर एक्ट, उसमें जो ऊपर लिखा है 1833 का चार्टर एक्ट, उसमें क्या कह दिया गया, चाय और चीन के साथ भी जो व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब मतलब जो है ब्रिटेन की कोई भी कंपनी आएंगी वह हर चीज़ का व्यापार भारत में कर सकती हैं। यही नहीं, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापारिक एकाधिकार कायम रख सकेगी। मतलब अब ब्रिटेन की सभी कंपनियां भारत में व्यापार करेंगी, अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर अगला, अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 के चार्टर एक्ट से पढ़ी। देखिए तो इसमें जो है जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई गई थी, इसके तहत जो है शिक्षा पर क्या किया गया था, प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। तो 1813 के ही चार्टर एक्ट के तहत ये बात आई थी, तो न्यू वहीं से शिक्षा की पढ़ी। हाँ, फिर आगे मतलब अंग्रेजी शिक्षा की न्यू 1813 के चार्टर एक्ट से मानी जाती है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से हुई, ये गलत है। इस प्रश्न में दो कथन गलत हैं, एक तो ये गलत है खा, और एक क्या है, घा भी गलत है। ये दो आंसर होने चाहिए, गलत के दो हैं, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1773 के चार्टर एक्ट में। किसके? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें स्थापना हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की, ना कि 1784। आगे बढ़ते हैं। आपको इस प्रकार टेस्ट सीरीज कराई गई है कि हर एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न शामिल किए गए हैं, जिसमें आपको 100 प्रश्नों की, जब आप 100 प्रश्नों करेंगे तो आप 300 से 400 प्रश्नों से लगभग गुजर चुके होंगे। हाँ, देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ये भारत सरकार अधिनियम 1919। यस, देखिए यही सही है। केंद्र में द्वैध शासन 1919 में स्थापित किया गया? नहीं, ये नहीं सही होगा। देखिए केंद्र में द्वैध शासन जो है 1935 में स्थापित किया गया। जो भारत सरकार 1919 में क्या हुआ, राज्यों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। किसमें? राज्यों में। ये कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए 1919 का जो अधिनियम आया था भारत सरकार का, उसमें राज्यों में द्वैध शासन का स्थापना हुई। द्वैध शासन में क्या था, 2 विषय रखे गए थे, जिसे एक हस्तांतरित विषय होगा और एक क्या आरक्षित विषय होगा। इसमें राज्य को स्वायत्तता कम दी गई,
केंद्र की एकात्मक सत्ता को महत्व दिया गया, किसमें? 1919 में। और राज्य में क्या हुआ? द्वैध शासन प्रणाली चलती रही। तो आगे इसमें फिर देखेंगे नेक्स्ट में इसमें क्या होता है। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ? केंद्रों को स्वायत्ता दे दी गई, मतलब प्रांतों को, केंद्र को नहीं, प्रांत को स्वायत्ता मिल गई। मतलब प्रांत में अब दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में अब दोहरा शासन आ गया। तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य में दोहरा शासन 1919, और जब केंद्र में दोहरा शासन पूछा जाता है तो 1935। और ये द्वैध शासन शब्द कहाँ से है? कोल्टियस ने दिया था, द्वैध। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से कोई मतलब ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो द्वैध शासन का यही ऑप्शन टिक कर देंगे, खा वाला 2 का। फिर नेक्स्ट, हाँ, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिली। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति जो है 1919 के जो है, हाँ, भारत शासन अधिनियम से मिलती है, विधायनी शक्ति मिलती है। ठीक, फिर संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम हमने अभी बताया है। जो 1935 में क्या दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण रहती है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है पहली बार किसमें हुई? 1935 के ही भारत जो शासन अधिनियम द्वारा हुई। लेकिन जो अखिल भारतीय संघ था उसको देशी रियासतों ने स्वीकार नहीं किया, तो वह संघ जो है, वह वाला संघ जो अखिल भारतीय संघ था जो 1935 का, वह सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन जो पहली बार बात जो अखिल भारतीय संघ की आई 1935 में ही आई। और केंद्र में द्वैध शासन हमने भी बताया 1935 में, और राज्यों में द्वैध शासन 1919 में। याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, प्रश्न आता है इस प्रकार, पूछे जा चुके हैं कई बार। हाँ, बर्मा भारत से अलग हुआ 1919 के अधिनियम में, नहीं, किस में अलग हुआ था बर्मा भारत से? 1935 के अधिनियम में। ये 1935 का बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, ये संविधान का मुख्य स्रोत भी माना जाता है 1935 का अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, इसमें सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन यही है, खा वाला ऑप्शन। खा नहीं, दोनों है, का भी सही है, खा भी, गा मतलब का खा दोनों सत्य। नेक्स्ट, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई, बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हो रही है? 1773 के चार्टर एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन सा चार्टर है? चार्टर एक्ट नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट कह लीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट कितना? 1773। लेकिन ये एक्ट के द्वारा होती, लेकिन स्थापित कब होता है सर्वोच्च न्यायालय? जब स्थापना इसकी कब की जाती है? 1774 में। मतलब इस एक्ट के द्वारा स्थापना इसकी 1 साल बाद होती है, 74 में। इसमें क्या दिया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773, ये गलत हो गया ये भी, क्योंकि 1773 नहीं 1774 होना चाहिए। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने थे सर्वोच्च न्यायालय के, वो कौन थे? एलिजा इम्पे। सही बात है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है जल्दी एग्जामों में। जो पिछली आरओ की परीक्षा हुई थी, यही 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें रखा गया था मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे से जुड़ा कथन था। हाँ, ईसाई मिशनरियों का आगमन 1813, बिल्कुल 1813 में ईसाई मिशनरी आते हैं भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए, उन्हें पूरी छूट दी जाती है। तो देखते हैं, तो इसमें से असत्य कथन बताना है, तो ये बताना है, ये असत्य ये हो गया खा। लेकिन आपको 3 प्रश्न और पता चले। भारत में संघीय न्यायालय 1937, ईसाई मिशनरियों का जो है 1813 में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी पता चल गया आपको, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार आपको एक प्रश्न के माध्यम से कई प्रश्न तैयार होते चलेंगे। फिर देखते हैं, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, विलियम वुड नहीं था, तो यही पूछा है, नहीं वाला, तो यही नहीं। नेक्स्ट, जो पैथिक लॉरेंस था ये क्या था? और स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर ये क्या थे? सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। अब आगे बढ़ते हैं। जो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार कार्यपालिका के उपसभापति, ये क्या है? उपसभापति कौन थे? जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी उसकी कार्यपालिका परिषद बनाई गई थी अंतरिम सरकार की, उसमें उपसभापति कौन थे? पंडित नेहरू थे। सही कथन है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ, बिल्कुल सही। का व खा सही है, का व खा गलत है, का व खा दोनों सही, दोनों सही है। ये सत्य कथन बताना ही था। आगे बढ़ते हैं। बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या समान होनी थी, बिल्कुल। इनके जो कार्यकारी परिषद थे उसमें प्रस्ताव ये था बेवेल योजना में कि हिंदू मुस्लिम बराबर होंगे।
संविधान सभा में सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। हाँ, जो संविधान सभा थी उसमें जो सदस्य थे उनको विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, और हर एक सदस्य को जो है 10 लाख जनता जो चुनाव हुआ उसमें जो सदस्य था वह 10 लाख पर जो है 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य विधानसभा का रखा गया, 10 लाख की आबादी द्वारा। और उन्हीं विधानसभाओं से जो है क्या चुने गए, संविधान सभा के सदस्य चुने गए। फिर आगे ये कभी कहा था कितने लाख लोगों पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, जो है 10 लाख पर। ठीक। फिर भारतीय संविधान सभा से संबंधित चुनाव वयस्क मताधिकार पर नहीं, वयस्क मताधिकार पर नहीं आधारित था। यह चुनाव किस पे आधारित था, जो शिक्षा है, संपत्ति है, कर है, उस आधार पर चुनाव किया गया था। वही लोग जो है मताधिकार उन्हें दिया गया था। तो और फिर तो इसमें असत्य कथन पूछा गया था, तो असत्य क्या है, यही हो जाएगा, ये नहीं, यही सही है। इसमें क्या है, मताधिकार वयस्क वाला, यही असत्य गलत है, क्योंकि वयस्क मताधिकार पर चुनाव आधारित वो नहीं था संविधान सभा का। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को है, बिल्कुल सही। तो इसमें गलत ही बताना था, तो हमने गलत बता दिया, ये वयस्क मताधिकार पे नहीं था। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। ये कभी कभी आता है कि संविधान सभा का जो चुनाव था वो कैसा था, प्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष, वो अप्रत्यक्ष था। क्यों, क्योंकि प्रांतीय विधानसभा के सदस्य उनको चुन रहे थे, संविधान सभा के सदस्यों को, ना कि जनता सीधे। जनता चुनती तो प्रत्यक्ष हो जाता। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान मतलब भारत के लिए संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, ये स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया 1934 में। फिर देखते हैं, हमने सब बताया स्वराज पार्टी ने कैसे क्या चुना, ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें इसका जिक्र किया गया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सही बात है। ये 9 दिसंबर को जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और पहली बैठक में किसे चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को दिया आया है। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, उद्घाटन अधिवेशन मतलब जो पहली जो इसकी सभा होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है, उसी उद्घाटन अधिवेशन कह सकते हो, शुरुआत हुई। तो उसकी अध्यक्षता कौन की, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा ने, ये अस्थायी अध्यक्ष बने। लेकिन 2 दिन बाद जो 11 दिसंबर 1946 को सभा आयोजित होती है, तो उसमें कौन अध्यक्ष बनते हैं, स्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं। फिर स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष श्री राजगोपालाचारी थे, नहीं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ये स्थायी अध्यक्ष भी थे, और जब स्वतंत्र भारत हुआ उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। का व खा दोनों सही हैं, का व खा दोनों सही हैं, ये का व खा दोनों सही। फिर नेक्स्ट, हाँ देखते हैं नेक्स्ट में। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या स्वीकृत कर लिया गया था। ठीक। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना बना, बिल्कुल सही, ये भी सही। भारतीय संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए, नहीं, कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12, क्योंकि जो 12वें अधिवेशन में ही किसको, 12वां अधिवेशन 24 जनवरी को रखा गया था, 24 जनवरी 1950। ये प्रश्न आ भी चुका है। 24 जनवरी 1950 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950। और यही संविधान सभा की अंतिम बैठक भी मानी जाती है 24 जनवरी 1950। तो वह कौन सी बैठक थी, 12वीं। तो वही बैठक या अधिवेशन एक ही बात है। तो कुल 11 नहीं 12 अधिवेशन हुए थे। फिर अगला ऑप्शन क्या था, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित हुआ। हाँ, 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित हुआ। यह कह सकते हैं सीधी भाषा में, जो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू नहीं हुआ, तैयार हो गया था। लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक। फिर इसमें बताना था गलत कथन, तो गलत वाला तो यही था, क्योंकि 12 अधिवेशन हुए थे, ना कि 11, 12 हुए थे। फिर आगे नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, बिल्कुल, भारतीय संविधान के जो सलाहकार BN राव हो गए, सही। फिर संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष SC मुखर्जी थे, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था, बिल्कुल सही। अभी जो प्रथम प्रारूप BN राव ने तैयार किया था, सभी कथन सत्य हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर थे। कई लोग और भी थे, 7 लोग, कुल कितने लोग थे? 7 लोग थे, ठीक। और जो है राजेंद्र प्रसाद अय्यर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर, और अल्लादी जो हैं आयंकर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आयंकर थे, कृष्णामाचारी थे, कई लोग थे, मोहम्मद सादुल्ला थे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कुल जो है 7 लोग थे, इनको जोड़ के, अम्बेडकर जी को जोड़ के 7 लोग। प्रारूप समिति के लेकिन अध्यक्ष यही थे। आगे क्वेश्चन भी आ गया। हाँ, प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, बिल्कुल 7 थी। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की सलाहकार हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे, बिल्कुल सही। फिर संघ संविधान समिति के सदस्य कौन थे? पंडित नेहरू थे, यह भी सही। झंडा समिति के जो अध्यक्ष JB कृपलानी थे, गलत। कौन थे? और यही हमें लगा गलत पूछा है, तो गलत सुमेलित नहीं है, यही गलत है। जो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हालांकि कुछ किताबों में, छोटी मोटी किताबों में कृपलानी लिख दिया, लेकिन वो माने नहीं है। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो JB कृपलानी क्या थे? जो मूल अधिकारों की उप समिति थी, मूल अधिकारों की उप समिति, उसके अध्यक्ष थे, उप समिति के अध्यक्ष ये थे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लिखित संविधान का प्रारंभकर्ता देश भारत है? नहीं, लिखित संविधान का उससे प्रारंभकर्ता देश अमेरिका है, भारत नहीं। अमेरिका क्रांति भारत से काफ़ी पहले की है। मूल अधिकारों की अवधारणा अमेरिका से ली गई है, बिल्कुल सही। हमें इसमें पूछा गया क्या था? सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं तो यही होगा, आंसर यही है। लेकिन ये कथन क्या है? गलत है। मूल अधिकार की अवधारणा अमेरिका से ली गई, ये बात सही है। मूल कर्तव्यों का विचार रसिया मतलब रूस से लिया गया, रूस से या USSR से लिया गया, सही है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का, ये भी सही है। तो लिखित संविधान का प्रारंभकर्ता देश कौन है? अमेरिका है, ना कि भारत, अमेरिका है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए, बिल्कुल। राज्य का निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये क्या? कनाडा से। केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा से है, अगर कनाडा की ही संघात्मक व्यवस्था भारत में है। फिर आगे इसमें देखना है, विधि का शासन इंग्लैंड, यह भी सही है। का व गा दोनों सही, हाँ, पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तो घा वाला ऑप्शन सही है। देखिए ये विकल्प सही था, ठीक, ये विकल्प गलत था, यह भी सही था, तो ये दोनों सही है, तो इसमें ऑप्शन ये लगाएंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान, जो ठीक है, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। आपात उपबंध जर्मनी, बिल्कुल सही। जो संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा कनाडा, गलत है। ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची क्या है? ऐसे विषयों पे कानून बनाया जा सकता है समवर्ती सूची जिन पे अधिकार राज्य और केंद्र का हो, मतलब वह कानून जिस पर केंद्र व राज्य, ऐसे विषय पर कानून कह सकते हो जिस पर केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं। और जो केंद्र कानून जिन विषयों पर बना है तो वो संघ सूची में आता है, जिन पर राज्य केवल कानून बना सकती है वो राज्य सूची में आता है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन एवं उद्देशिका का विचार दोनों अमेरिका से लिए गए। फिर निम्न में से सही सुमेलित है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद थे, सही। मूल भारतीय संविधान में 22 भाग थे, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ये हैं शब्द लिया है तभी ठीक है। ये जो होता भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ थीं तो गलत हो जाता। अगर ये भारत का मूल संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियाँ थीं मूल संविधान में? 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 नहीं, कितनी थी? 8 ही थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 थी। 9 के बाद जुड़ना शुरू हुई। अब कितनी है? वर्तमान में 12 हैं। फिर नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 2 के तहत होता है, यह गलत है। नए राज्यों का गठन जो है अनुच्छेद 3 के तहत होता है, याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें जो है का भी सही। मूल अधिकार 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ इस समय है, सही है। ये गलत है, तो गलत ही पूछा था। में क्या है? निम्न में से सही सुमेलित है, तो इसमें सही सुमेलित नहीं होना चाहिए। विकल्प क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सही सुमेलित नहीं है, तब ये होता 2। फिर आगे, हाँ,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं उनका प्रावधान किस में किया गया है? 312 में। क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं किससे? यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है। जैसे जो यूपीएससी के थ्रू आईएएस होता है, आईपीएस होता है, और जो तीसरा होता है फॉरेस्ट जो सर्विस होती है उसका जो सिविल सर्विस में होता है वो भी। तो 3 चीज़ें कैटेगरी में होती हैं, एक फॉरेस्ट सर्विस से, एक आईपीएस से, एक आईएएस से। आईएएस जो होता है और आईपीएस जो किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, वो किसका, उसका हेड कौन सा होता है? गृह मंत्रालय उसका हेड होता है आईपीएस का। और जो आईएएस का कार्मिक मंत्रालय, और जो फॉरेस्ट का वो तो होता ही है जो क्या कह सकते हो, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, जो वन मंत्रालय है ये होता है, पर्यावरण संबंधित मंत्रालय उससे संबंधित रहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये 312। इसमें राज्यसभा के पास विशेष शक्ति रहती है। किसमें? जो 312 की बात कर रहे हैं। इसका विकल्प लगाए दे रहे हैं, टिक किए। फिर भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, ये गलत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? 124 के तहत स्थापित होता है। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन गलत है, ये इसके तहत 315 के तहत होता है। हमने पहले अभी बताया था 315 आर्टिकल में होता है। भारत का निर्वाचन आयोग, यह सही है, 324 है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब होती है? किस अनुच्छेद का? 323A और 323B, मतलब 323 होता ए बी, तो वह प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। फिर इनमें से सही विकल्प कौन सा है? नागरिकता भाग 2 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है, सभी कथन सत्य, बिल्कुल सत्य। सही सुमेलित नहीं है। भारत का न्यायिक नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक किसके तहत है? 148 सही है। वित्त आयोग 280 सही है। आपात स्थिति की घोषणा 352 बिल्कुल सही। भारत का न्यायवादी अनुच्छेद 78 के तहत गलत है, अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? कार्य करने का अधिकार जो है 41 में दिया गया है। हमें काम पाने का अधिकार, हमारा जो राज्य के नीति तक तो है 41 कहता है। राज्य के नीति तक तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? राज्य के नीति तक 36 से 51 तक दिए हैं। तो यह जो है 41वां कहता है काम का अधिकार की बात करता है। फिर विधि के सम्मुख समानता जो है यह यह भी सही है। का व खा दोनों सही जोड़ी है, का व खा दोनों की सही। अच्छा, चौथा ऑप्शन देखते हैं। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा किसमें? ये नहीं, अनुच्छेद 45 में दिया गया है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। मतलब जो देखा जाए रात के नेतृत्व की ही मेन इसमें 2 क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं, हमने अभी बताई थी। और कहा जाए भारतीय संविधान में सूचियाँ कितनी हैं? सूचियाँ, अनुसूचियाँ नहीं, सूचियाँ, लिस्ट्स। ये शेड्यूल हैं और ये लिस्ट पूछी जाए तो लिस्ट कितनी है? 3 है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फिर भारत के चौथी अनुसूची का संबंध है जो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंध है। पंचायती राज व्यवस्था का क्या है? किसमें? 11 में बात की गई है। ये जो है राजनीतिक दल बदल, ये 10वीं अनुसूची में बात की गई है। फिर देखते हैं दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारों के वेतन के बारे में है, गलत है। जो दूसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। तीसरी अनुसूची शपथ की बात नहीं की गई है। फिर 8वीं अनुसूची जो है किसकी बात करता है? भाषा की बात करता है। फिर जो है सभी जोड़ी सही हैं। देखिए पहली अनुसूची हो गई, हाँ सही है। देखिए पहली अनुसूची किसकी बात करता है? पहली अनुसूची करता है देश में जो देश एवं राज्य के क्षेत्र हैं उनके नामों का उल्लेख करता है पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में किसकी बात की थी? वेतन की बात की थी, सही बात है, ये वेतन की ही बात की थी। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात होती है, सही है। चौथी में हमने बताया था राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है चौथी अनुसूची में। फिर उसके बाद जो 8वीं अनुसूची आती है भाषा की, इसमें बात की जाती है, सभी जोड़े सही, बिल्कुल सभी सही। देखते हैं नेक्स्ट। असत्य, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची सही बात है। आपराधिक मामले समवर्ती सूची जो आईपीसी सीआरपीसी होती है वो किसके अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची। बल्कि जो पुलिस है वो किस सूची में है? राज्य सूची में। लेकिन जो आईपीसी सीआरपीसी का यूज करती है पुलिस,
तो वह किसका विषय होता है? वो आपराधिक, जो ये समवर्ती सूची का विषय, मतलब पुलिस राज्य सूची, लेकिन आईपीसी सीआरपीसी का मैटर समवर्ती। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये भी संघ सूची का विषय नहीं है, गलत ही पूछा था, तो यही होगा जनसंख्या। ये भी क्या है? जनसंख्या एवं परिवार नियोजन किसका? समवर्ती सूची का विषय, पुलिस राज्य सूची बता दिया था। ठीक, फिर शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे संविधान संशोधन समवर्ती सूची में शामिल किया गया। जो शिक्षा था किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? किसमें? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब शिक्षा पे कौन? केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है। फिर वन समवर्ती सूची का विषय, सही बात है, वन समवर्ती। दल बदल कानून जो है किस में आता है? किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में, सही है। राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण जो है 5वीं अनुसूची में, ये भी सही है। और कोहिलो केस का संबंध, जो कोहिलो केस भूमि सुधार से संबंधित केस था, ये मूल अधिकारों में संशोधन से संबंधित केस था कि जो है नवीन अनुसूची में जो दिया गया कोई कानून संशोधन हो सकता है कि नहीं, इसकी बात की थी। कोहिलो में क्या केस में थी? जो नवीन अनुसूची में था, कोहिलो केस के पहले 2007 में कोहिलो केस आया, तो 2007 के पहले क्या था? नवीन अनुसूची में, नवीन अनुसूची में कोई भी विषय रख दिया था तो उसमें संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती थी, लेकिन उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था। लेकिन 2007 में कोहिलो केस आया तो वहाँ नवीन अनुसूची में भी जो कोई भी विषय था उस पर भी संविधान या संसद द्वारा क्या न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ठीक, फिर देखते संसद द्वारा क्या, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा, जो नवीन अनुसूची में पहले 2007 के पहले कोई विषय होता था तो उसमें संविधान संशोधन या जो है न्यायिक पुनरावलोकन उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं हो सकता था। कोहिलो केस द्वारा क्या हुआ? अब जो 2007 के बाद जो कोहिलो केस हुआ उसमें जो नवीन अनुसूची में जो विषय थे उस पर क्या उच्चतम न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता था, न्यायिक समीक्षा, क्या है मैटर क्या, तो यही होगा। कभी कभी आ जाता है कोहिलो केस का संबंध किससे? नवीन अनुसूची सीधे आ जाता है, तो नवीन अनुसूची से, ना कि 8वीं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसूची 6 में शामिल राज्य नहीं है। असम भी शामिल है, मेघालय भी शामिल है, त्रिपुरा भी शामिल है, लेकिन कौन शामिल नहीं है? मणिपुर शामिल नहीं है। ठीक, 6ठी अनुसूची में ये शामिल नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था है? संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था है। निम्न में से विधायिका कार्यपालिका विधायिका का कार्यपालिका, यहाँ पर क्या होना चाहिए? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही। जब कोई कार्यपालिका मतलब जो मंत्री वगैरह कानून बनाते हैं तो पास करवाने के लिए कानून में पूरी संसद की ज़रूरत पड़ती है, सभी संसदों की ज़रूरत पड़ती है, तो वही विधायिका होती है, तो विधायिका की ज़रूरत पड़ती है। फिर वोटिंग के आधार पर जैसे कोई भी कानून जब पास होता है तो उसमें विधायिका की जरूरत पड़ती है, विधायिका नियंत्रण भी रखती है कार्यपालिका पर। संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सही बात, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कौन? मंत्रिपरिषद, ये भी सही है। भारतीय संविधान की विशेषता एक संघात्मक सरकार है, बिल्कुल सही, अभी सही। संघात्मक सरकार का मतलब केंद्र के पास भी शक्ति है, राज्य के पास शक्ति है, लेकिन केंद्र के पास शक्ति राज्य की अपेक्षा ज़्यादा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्यों के पास भी केंद्र के बराबर ही शक्ति समझिए रहती है, कुछ मामलों को छोड़ दें यदि। फिर देखते हैं, राज्य की अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यही गलत है, गलत बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन का चुनाव करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, बिल्कुल सही। जो है भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं, बिल्कुल सही, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान है कठोर है? कठोर भी नहीं है, क्योंकि जो है भारत संविधान में कोई भी मर्डर भी कर देता है तो वो भी पैरोल लेके बाहर घूम रहा होता है, इतनी सख्त कानून नहीं है। फांसी बड़ी मुश्किल हो पाती है, तो कठोर तो कहना सही नहीं है। लचीला है, बहुत लचीला भी नहीं है। कोई भी कानून यदि संसद में पास होता है तो उसको राज्यसभा से विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है कुछ जो है विधेयकों को पास कराने के लिए, तो ये बिल्कुल ईजी भी नहीं है। थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला, ये कथन सही है। ना ही कठोर ना ही लचीला, ये भी गलत है। कठोर भी थोड़ा बहुत है, लचीला भी थोड़ा बहुत है। फिर आगे देखते हैं, संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। जो एकात्मक कैसा तत्व है, ना कि संघात्मक तत्व है। संघीय व्यवस्था में राज्यपाल कैसा है? क्योंकि राज्यपाल जो होता है केंद्र में सरकार होती है, उसी का जो खास व्यक्ति होता है वही राज्यपाल बनता है। सीधे कह सकते हो केंद्र सरकार और राष्ट्रपति का राज्यपाल एजेंट ही है, वो समझिए राज्य में केंद्र का व्यक्ति कोई बैठा हुआ है, ये राज्यपाल के लिए मान सकते हैं। तो एकात्मकता का प्रतीक है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी जो हैं संघीय व्यवस्था में एकात्मक प्रतीक हैं, क्योंकि जो राज्यसभा होती है वो राज्यों से संबंधित सभा होती है, राज्य से संबंधित जो उसमें सीटें रहती हैं, तो वह जो क्या है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती हैं।
तो इससे ये भी जो है क्या है, एकात्मक तत्व है। राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है। देखिए राज्य में कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए, परामर्श लेने के लिए क्या कर सकता है, राज्यपाल उस विधेयक को अपने पास रख सकता है। मतलब राष्ट्रपति के लिए राज्य संबंधित कोई विधेयक को राज्यपाल रख सकता है। तो सभी कथन सत्य हैं, एकात्मकता के प्रतीक हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, भारत शासन का राज्य चिन्ह अंगीकृत हुआ 26 जनवरी 1950। देखिए भारत में पहली बार भारत को झंडा को कब मान्यता दी भारतीय संविधान सभा द्वारा? 22 जुलाई, एक ही साथ देख लीजिए, 1947 से परीक्षा में पूछा था, कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे। झंडा फहरा दिया गया, झंडा ऐसे थोड़ी फहराया जाएगा, राष्ट्रगान होगा। तो उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा ने मान्यता दे दी। अब राष्ट्रगान फहरा दिया गया, झंडा फहरा दिया गया। अब क्या हुआ, अब राष्ट्रीय चिन्ह की बात आती है। राष्ट्रीय चिन्ह कब मिलता है? 26 जनवरी 1950। तो राष्ट्रीय चिन्ह, तो राष्ट्रीय ध्वज संविधान सर्वप्रथम मान्यता दी गई राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1950 ने 1947 होता, तो यह कथन सही होता। तो सही बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, यही सही है। इसमें निम्न में से सही जोड़ी बतानी है। हाँ, तो ये भी सही है, लेकिन सही जोड़ी और क्या हो सकती है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या 24 है, सही। देखिए 2 इसमें से प्रश्न सही है, 2 विकल्प, सही जोड़ी दोनों है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, और राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की संख्या 24 है। आरोह की मतलब तीलियों की संख्या, जो तीलियां हैं 24 तीलियां, दोनों सही हैं। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र जो न्याय का प्रतीक होता है, नीले रंग का चक्र होता है, देखा होगा तिरंगे झंडे में, बीच में चक्र है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पंचायत 9 भाग में है, नगरपालिका भाग का में है, सहकारी समितियां भाग 9 खा में है, बिल्कुल सही। जो आपात उपबंध ये भाग 18 में नहीं है। ये किस में है? ये भाग 20 में है आपात उपबंध। 18 में क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया है। ये सही होगा इसका। हाँ, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। इसमें सही सुमेलित राजभाषा भाग 16 में है, गलत। भाग 17 में है राजभाषा। कुछ वर्गों के विशेष उपबंध हैं, जैसे SC OBC ST, इसके लिए जो विशेष उपबंध जो है किसमें है? भाग 16 में। साफार 16, साफार समान, समान ऐसे याद रख सकते हो। तो वर्ग के संबंध में जो है 16 में बात दी गई है। निर्वाचन भाग 15, यही सही है। ये तो 16 होना चाहिए, यहाँ पे 17 होना चाहिए था। अधिकरण भाग 11 में नहीं है, अधिकरण भाग 11 में नहीं है। फिर आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, 2:3 है। फिर देख लो जाके। हाँ, 2:3, हाँ ठीक। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। हमने बताया था राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, सही बात है। हाँ, राष्ट्रगान को जो कब अपनाया गया था, सही बात है, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया, सही बात। सत्य कथन की पहचान की, यही सही है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव समुद्री घोड़ा नहीं है, बल्कि डॉल्फिन मछली है। का व खा दोनों सही हैं? नहीं, केवल खा सही है। भारत का चौड़ाई लंबाई है तो 2:3 है। यदि लंबाई चौड़ाई होता तो 3:2 होता। मतलब चौड़ाई लंबाई में 2:3 और लंबाई चौड़ाई 3:2, इसको भी ध्यान रखना होता है, प्रश्न आ जाए इस प्रकार का। हाँ, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता किस संविधान संशोधन जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना, इसकी प्रकृति कैसी है? प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। हाँ, प्रस्तावना की प्रकृति है जो जजमेंट में है या जस्टिसेबल कोई भी काम होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इस प्रस्तावना की बात को नहीं माना जाता है, मतलब न्याय योग्य नहीं है, सत्य बात है। इसका संशोधन कह सकता है, बिल्कुल प्रस्तावना का संशोधन ही तभी किया गया, 42वें संविधान संशोधन, तभी तो इसमें पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। जो संशोधन नहीं होता 3 शब्द कैसे जोड़े जाते हैं? 42वें संविधान का संशोधन ही बताता है कि इसमें संशोधन किया सकता है। तो दोनों कथन सत्य हैं, सही बात, दोनों कथन सत्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना किस स्वतंत्रता, प्रस्तावना जो है किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं करती है?
प्रस्तावना की स्वतंत्रता का वर्णन, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं करते। धर्म की स्वतंत्रता होती है, उपासना की होती है, व्यक्त की होती है, विचार की होती है स्वतंत्रता, विश्वास की होती है। प्रस्तावना में इस प्रकार की 5 स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। इसमें विश्वास जोड़ सकते हो, एक विश्वास हो गया और एक विचार हो गया, ये स्वतंत्रताएँ हैं। ठीक, स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। धर्म की हो गई, उपासना, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की कहीं बात नहीं की गई है प्रस्तावना में।